हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है फिजिक्स की और इस फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन को। जो सीरीज हमने चलाई है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन को, ये सारे क्वेश्चन आपके जो हैं वो प्रीवियस ईयर के जो आपके पेपर हुए हैं उनमें से उठाए गए हैं। तो चलिए आज का जो हमारी क्लास है उसे अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। वो कौन सी डिवाइस है जो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट, या उसे जो डिवाइस प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिक करंट उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है जनरेटर, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर, ऑप्शन डी है मोटर। तो आपको पता है जब मैंने जनरेटर के बारे में आपको पढ़ाया है तब मैंने आपको बताया है कि जनरेटर क्या होता है। जनरेटर से एक तरह से हमें क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, जनरेटर। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, द कॉइल ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर इज मेड अप ऑफ। जो कॉइल होती है, जो टोस्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर, उसकी जो कॉइल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ऑप्शन ए है टंगस्टन, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है अलॉय, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टोस्टर होते हैं उनकी जो कॉइल होती है वो मिलकर बनी होती है अलॉय से। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज अलॉय। उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, शेविंग मिरर आर। जो शेविंग मिरर होते हैं उनमें कौन से मिरर जो है वो यूज्ड होते हैं? ऑप्शन ए है कॉन्वेक्स, ऑप्शन बी है कॉनकेव, ऑप्शन सी है प्लेन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जब मैंने आपको लाइट का चैप्टर पढ़ाया है उसके अंदर जो है मैंने आपको मिरर के बारे में भी, लेंसेज के बारे में भी डिटेल में वहां पर जो है वो आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था जो शेविंग मिरर होते हैं उनमें जो हमारे पास मिरर यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे पास कॉनकेव मिरर। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉनकेव मिरर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट ट्रांसपोर्ट। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं? 2 टाइप की वेव के बारे में मैंने आपको बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, एक आपके पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी होती हैं। एक आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, एक आपके पास मैकेनिकल वेव होती है। मैकेनिकल वेव के अंडर आपके पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो आती हैं। तो यहाँ बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, वो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। ऑप्शन ए है एनर्जी, ऑप्शन बी है चार्ज, ऑप्शन सी है मोमेंटम और ऑप्शन डी है इंफॉर्मेशन। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो जो है वो क्या ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज चार्ज। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं वो चार्ज को ट्रांसपोर्ट नहीं करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, द नेचर ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज। फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, या मैं इसका एक और एग्जांपल लूं आपके पास, जैसे टेंशन फोर्स होगी या फ्रिक्शनल फोर्स होगी, वो नेचर में कैसी होती है? ऑप्शन ए है कंजर्वेटिव, ऑप्शन बी है नॉन कंजर्वेटिव, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की या फिर टेंशन फोर्स की, तो वो नेचर में कैसी होती हैं? वो नेचर में नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो होती हैं वो आपके पास होती हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, अ करंट कैरिंग अ स्मॉल लूप बिहेव लाइक अ स्मॉल मैग्नेट। एक लूप है, लूप की तरह एक आपके पास करंट कैरिंग लूप है, स्मॉल लूप है जो एक बिहेव कर रही है एक स्मॉल मैग्नेट की तरह। इफ ए बी इट्स एरिया एंड एम इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, द करंट इन द लूप विल बी। अगर ए उसका एरिया है जो लूप बनाई हुई है, अगर ए उसका एरिया है, एम उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है, तो करंट कितना होगा? तो आपको पता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसे हम किस तरह से लिखते हैं? जो हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो होता है हमारे पास आई ए। तो यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालना चाहें तो I इज इक्वल टू
m/a जो है आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है सही आंसर क्या आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी m/a। यहाँ पर जो है आपके पास करंट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज। जो वर्क डन होता है फ्रिक्शनल फोर्स का वो कैसा होता है? ऑप्शन ए है पॉजिटिव, ऑप्शन बी है नेगेटिव, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये जो वर्क डन होता है फ्रिक्शनल फोर्स का वो आप सभी को पता है वो होता है नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नेगेटिव वर्क डन। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये ऑप्शन किसी और क्वेश्चन के आ गए हैं और ये क्वेश्चन कुछ और लिखा गया है। ये जो क्वेश्चन है द मिरर यूज्ड बाय द डेंटल डॉक्टर इज, ये नेक्स्ट स्लाइड में आपके पास आएगा ये क्वेश्चन जो है। फिलहाल ये जो ऑप्शन है इनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन था वो ये था। यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। The time taken by Venus to complete one revolution around Sun is, जो वीनस है हमारे पास प्लेनेट, वो कितना जो है वो टाइम लेता है कंप्लीट करने के लिए 1 रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 8 का, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है, मैंने आपको पढ़ के बताया, उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 225 डेज। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डाइज टू अर्थ इज मैक्सिमम एट, कहाँ पे होती है? जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है यहाँ पे बोला गया है उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है। ऑप्शन ए है द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑप्शन बी है इन्फिनाइट डिस्टेंस, या ऑप्शन सी है 3.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर, या ऑप्शन नंबर डी है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है यहाँ पे वैल्यू पूछी गई है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, कि मैक्सिमम जो है वो कहाँ पे होती है। लास्ट के 2 ऑप्शन में तो वैल्यू ही दे दी गई है, लेकिन यहाँ पूछी गई है कि मैक्सिमम कहाँ पे होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फिनाइट डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं और साथ में उसका आंसर भी दिख रहा होगा। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल इज इक्वल टू कितने के बराबर होता है? 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, in a secondary rainbow the color reverse their pattern than that of primary rainbow due to, किस वजह से जो हमारे पास जब मैंने आपको बताया था, जब हमने पढ़ा था स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, या फिर जब हम रेनबो फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि 2 तरह के जो है वो रेनबो बनते हैं। एक होता है सेकेंडरी रेनबो और एक होता है आपके पास प्राइमरी रेनबो। तो सेकेंडरी रेनबो जो है वो किस वजह से बनता है, एक तरह से अगर मैं पूछूं तो ऑप्शन ए है 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी है ड्यू टू 1 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी है 2 रिफ्रैक्शन, ऑप्शन डी है 1 रिफ्रैक्शन। तो मैंने आपको बताया है जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो किसकी वजह से बनता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यहाँ पे 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, उसके वजह से जो है वो सेकेंडरी रेनबो जो है वो फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग राइट हैंड रूल 4 फिंगर ऑलवेज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 4 फिंगर जो है वो क्या जो है वो शो करती है, आपका थंब जो है एक तरह से वो क्या शो करता है, और जो आपका मिडल फिंगर है वो क्या शो जो है वो करती है। अगर मैं राइट हैंड की बात करूं, तो उसमें भी हमारे पास वैसे ही होता है जैसे लेफ्ट हैंड में होता है, बस डायरेक्शन चेंज हो जाती है। बाकी ये जो फिंगर हैं ये वो ही डायरेक्शन शो करती हैं जो लेफ्ट हैंड में करती हैं। तो हमारे पास जो थंब है वो क्या शो करता है, हमारे पास जो 4 फिंगर है वो क्या शो करती है, हमारे पास जो मिडल फिंगर है वो क्या शो करती है। ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन नंबर बी है मोशन ऑफ द
कंडक्टर, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन नंबर डी है वोल्टेज। तो जो 4 फिंगर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जो है आपके पास, ये वाली 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड जो है हमेशा शो करती है। जो मिडल फिंगर होती है वो आपके पास करंट की डायरेक्शन को शो करती है। जो थंब होता है आपके पास वो क्या शो करता है, मोशन या फिर फोर्स ऑफ द कंडक्टर जो है वो शो करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 है, अ हैवी एंड लाइट बॉडी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विच विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। कौन सी बॉडी जो है वो फर्स्ट जो है वो नीचे जो है वो गिरेगी? ऑप्शन ए है हैवी, ऑप्शन बी है लाइट, ऑप्शन सी है बोथ, या ऑप्शन डी है नॉट नोन। तो यहाँ पर जो है आपके पास सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बोथ, यानी कि जो हैवी बॉडी है, जो लाइट बॉडी है, वो दोनों ही सेम टाइम पर ही जो है वो ग्राउंड को रीच करेंगी। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ बीकर ऑफ वाटर एन आयरन नेल सिंक बट कॉर्क ऑफ सेम मास फ्लोट बाय। ये क्यों होता है कि आयरन नेल जो है वो सिंक कर जाती है, जबकि जो कॉर्क होता है वो क्या करता है, वो फ्लोट करता है, क्यों? ऑप्शन ए है डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी है डेंसिटी इज कॉर्क इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, ऑप्शन सी है बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन नेल इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए जो ऊपर के तीनों ऑप्शन हैं ए, बी और सी, ये तीनों ही जो है वो सही बात जो है वो कर रहे हैं। डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज मोर देन दैट ऑफ वाटर, इसकी वजह से जो नेल आयरन है, आयरन की जो नेल है वो डूब जाती है। डेंसिटी ऑफ कॉर्क इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ जो कॉर्क है वो कम है, इसकी वजह से वो फ्लोट करती रहती है। या फिर बाइंड फोर्स एक्टिंग ऑन नेल इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बाइंड फोर्स है वो कम लगती है नेल्स पे देन ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तीनों ही बातें सही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑल ऑफ द अबव। उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, एन अर्थ सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट। एक सैटेलाइट है जो अर्थ के सर्कुलर पार्ट में जो है वो मूव कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, इनमें से कौन सी चीज है जो कंजर्व्ड रहेगी? ऑप्शन ए है वेलोसिटी, ऑप्शन बी है लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो फैक्टर जो है, जो एक आपके पास फैक्टर कंजर्व्ड रहेगा वो रहेगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है, जब कोई सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव करती है सर्कुलर ऑर्बिटर में, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कंजर्व्ड रहता है, कंजर्व्ड यानी कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस स्केल एंड फारेनहाइट स्केल गिव सेम रीडिंग। कौन से टेम्परेचर पर जो सेल्सियस स्केल्स है और फारेनहाइट स्केल्स है वो सेम रीडिंग जो है वो शो करते हैं? ऑप्शन ए है -42 डिग्री, ऑप्शन बी है -36 डिग्री, ऑप्शन सी है -85 डिग्री, ऑप्शन डी है -40 डिग्री। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, मिरर यूज्ड बाय द डेंटल डॉक्टर इज। ये क्वेश्चन आया जो पीछे गलत दे दिया था या फिर गलत जो था वो प्रिंट हो गया था। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, मिरर यूज्ड बाय द डेंटल डॉक्टर। जो डेंटल डॉक्टर होते हैं जो मिरर यूज्ड करते हैं वो कौन सा मिरर होता है? ऑप्शन ए है कॉनकेव, ऑप्शन बी है कॉन्वेक्स, ऑप्शन सी है प्लेन, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो जो मिरर यूज करते हैं डेंटल डॉक्टर वो होता है कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पर जो है आपके पास क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का आपके पास ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा, दैट इज कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हेन गैस इन अ वेसल एक्सपेंड, किसी वेसल में जो है वो गैस है जो एक्सपैंड हो रही है, इट्स इंटरनल एनर्जी डिक्रीज, और उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो रही है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इज, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आइसोथर्मल, ऑप्शन बी है आइसोबारिक, ऑप्शन सी है एडियाबैटिक, और ऑप्शन डी है आइसोटोनिक।
कोरिक। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर होगा कि आपके पास क्या है, गैस तो एक्सपेंड हो रही है बट इंटरनल एनर्जी यानी यू जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस है, ये आपकी प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस। यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा, एडियाबैटिक प्रोसेस। इसी तरह से हमारे पास लास्ट क्वेश्चन होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डायरेक्ट करंट या डीसी एमीटर बिकॉज, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं बाय डीसी एमीटर। क्यों नहीं कर सकते? ऑप्शन नंबर ए है एसी कैन नॉट पास थ्रू डीसी एमीटर, एसी करंट जो होता है वो पास नहीं होता है डीसी एमीटर से, या फिर ऑप्शन बी है एसी चेंज डायरेक्शन, या फिर ऑप्शन सी है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसी ओवर कंप्लीट साइकिल इज जीरो। कितनी होती है? जीरो। ऑप्शन डी है डीसी एमीटर विल बी डैमेज। तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट एसी, जो एवरेज वैल्यू होती है एसी की ओवर कंप्लीट साइकिल इज जीरो। इसकी वजह से जो है हम अल्टरनेटिंग करंट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डीसी एमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पे 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूसिंग पर सेकेंड इन रजिस्टर ऑफ 4 ओहम, देन पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड ऑफ द रजिस्टर विल बी। हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पे हमसे पूछा गया है। तो हम कौन सा फॉर्मूला जो है इसमें यूज करेंगे? हम फॉर्मूला यूज करेंगे H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। जब ये वाला फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे, हीट हमारे पास जो है वो 100 दी हुई है और वी स्क्वायर यानी पोटेंशियल उसे हम वैसे ही लिख देंगे यहाँ पे वी स्क्वायर, और अपॉन में आर जो है हमारे पास कितना दिया गया है 4 ओहम। जब हम इसे जो है इस साइड लेके आएंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? हमारे पास आएगा 400 इज इक्वल टू, आपके पास वैल्यू आएगी 400 इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ठीक है, जब स्क्वायर हटा देंगे तो हमारे पास आएगा 20 वोल्ट। क्या आएगा? 20 वोल्ट। यानी कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया? 20 वोल्ट का। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 20 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये थे कुछ टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए थे। आई होप कि आपको इससे बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी, आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व किया जाता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो किसी और टॉपिक पर जो है डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।